फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग क्लास नंबर 38 इंडियन पॉलिटी कवर करने जा रहे हैं। और आज क्लास में टोटली फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 पे बात होगा, डैट इज अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो भारत के संविधान में रिलीजन को लेके क्या प्रोविजंस है, रिलीजन को लेके क्या फ्रीडम है हमारे फंडामेंटल राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें हम लोग कंटेम्प्रेरी इशू को भी कवर करेंगे, करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे। तो देख सकते हो जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल होंगे और इसके अंदर जो पहला जो आर्टिकल होगा डेट इज आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में बहुत कुछ है विद्यार्थी लोग, केवल रिलीजन बोलने से नहीं चलेगा। रिलीजन का जो अलग अलग डायमेंशन है वो सभी कुछ तुमको इसमें प्राप्त होगा आर्टिकल 25 में। डेट इज फ्रीडम ऑफ कोइंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, समझे, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। तो हर एक इंडिविजुअल चीज को समझते हैं। आर्टिकल 25 ये कहता है कि जितने भी पर्सन्स, चाहे वो सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, चाहे वो भारत के नागरिक हो चाहे वो विदेश का आदमी हो, फॉरेनर्स हो, सभी को अधिकार है कि वो फ्रीडम ऑफ कोइंसाइंस को फॉलो कर सकता है, वो प्रोफेस कर सकता है, वो प्रैक्टिस कर सकता है और वो प्रोपागेट कर सकता है जो भी रिलीजन उसको पसंद है। तो समझते हैं, इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ कोइंसाइंस क्या है, राइट टू प्रोफेस क्या है, राइट टू प्रैक्टिस क्या है, राइट टू प्रोपागेट क्या है। देखो, फ्रीडम ऑफ कोइंसाइंस, इनर फ्रीडम ऑफ अ इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर्स इन व्हाट एवर वे ही डिजायर्स। इसका मतलब क्या कि आंतरिक तुमको फ्रीडम है, इनर फ्रीडम है, मन के अंदर जो है तुमको इनर फ्रीडम है। और इस इनर फ्रीडम से तुम और तुम्हारे जो खुदा है जिसको तुम मानते हो, या उनके जो क्रिएचर जिनको तुम मानते हो, तुम अपना रिलेशन स्थापित कर सकते हो। और जो भी तरीका तुमको सही लगता है वो अपने तरीके से कर सकते हो। कोई भी आके तुमको ये नहीं कहने वाला है कि तुम इस तरह मानो या उस तरह मानो। इट्स योर राइट, दैट्स कॉल्ड फ्रीडम ऑफ कोइंसाइंस। कि इनर फ्रीडम है इंडिविजुअल को, हर एक नागरिक को या नॉन सिटीजन को अपना जो रिलेशन है भगवान के साथ या क्रिएचर के साथ वो अपने हिसाब से स्थापित कर सकता है, रख सकता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा देखते हैं राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस का मतलब है कि जो भी आप रिलीजियस बिलीव करते हो, यानी कि जिसमें आपको विश्वास है, आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, हिंदू के अंदर अलग अलग सेक्ट में हो सकते हो, संप्रदाय, हाँ, रामानंदी संप्रदाय से हो सकते हो, आप जैन धर्म के हो सकते हो, जैन धर्म के अंदर ही बहुत सारा सेक्ट है उसके हो सकते हो। तो अपना जो आपका रिलीजियस बिलीव है, फेथ है, उसको ओपनली आप डिक्लेयर कर सकते हो। आप किसी को बोल सकते हो कि हम इसी सेक्ट से हैं, इसी धर्म से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीली कर सकते हो। हाँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से आप बोल रहे हो, अपने हिसाब से आप डिक्लेयर कर रहे हो, सेल्फ डिक्लेरेशन है ये। एंड नंबर सी देखोगे, राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रैक्टिस क्या है कि केवल देखो, सोचो कि तुमने इस वर्ड से एक रिलेशन स्थापित किया अपने हिसाब से, तुम बोल रहे हो कि तुम हिंदू हो या तुम ये सेक्ट के हो, एट द सेम टाइम तुमको ये भी तो इजाज़त होना चाहिए कि उसके लिए क्या रिचुअल्स, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी तो अलाउड होना चाहिए। तो उसी के लिए है तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीव एंड आइडिया। यानी कि जिस बिलीव को तुम मानते हो, जिस भगवान को तुम पूजते हो, जिस आइडियाज़ को तुम आगे लेके चलते हो, उसके ऊपर परफॉर्मेंस करने का भी तुमको इजाज़त है, तुमको रिचुअल्स करने का भी अधिकार है, तुमको सेरेमनीज करने का भी अधिकार है, तुमको हवन करने का अधिकार है, सभी अधिकार है। कोई भी ये अधिकार तुमसे नहीं छीनेगा, कोई तुमसे ये अधिकार नहीं स्नैच करेगा। एंड लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट टू प्रोपागेट, यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस बिलीफ टू अदर्स और एक्सपोजिशन ऑफ द टेनेंट ऑफ वन रिलीजन। क्या है इसका मतलब? जो भी आपका रिलीजियस बिलीव है उसको आप फैला भी सकते हो, आप उसको ट्रांसमिट भी कर सकते हो, आप उसको डिसेमिनेट कर, यानी कि दूसरे को आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे ना? हाँ, बट इट डज नॉट इंक्लूड ए राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू ओन वन रिलीजन। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को फोर्सफुली कन्वर्ट करो। आप अपना विचार रखें, यदि उसको पसंद है तो उसने एक्सेप्ट किया और वो कन्वर्ट हो गया तो फिर दूसरा है, क्योंकि वो बाय कोइंसाइंस हुआ है, अपने हिसाब से हुआ है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, क्योंकि यदि आप फोर्सफुल कन्वर्जन करोगे तो दूसरे का जो फ्रीडम ऑफ कोइंसाइंस, दूसरे के पास जो फ्रीडम है कि वो अपना क्रिएचर के साथ, अपना गॉड के साथ रिलेशन स्थापित करने का जो
पावर है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दूसरे का आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं करना है। तो इसलिए जो राइट टू प्रोपागेट है इज नॉट इक्वल टू फोर्सफुल कन्वर्जन। हाँ, विलिंगफुल कन्वर्जन हो तो ठीक है, क्योंकि प्रोपागेट जब कर रहे हो और अगला वाला विलिंगफुल कन्वर्ट हो गया तो इट्स ओके, वो राइट टू प्रोपागेशन के अंदर ही आएगा। बट फोर्सफुल कन्वर्जन करवा रहे तो गलत है, क्योंकि आफ्टर ऑल आर्टिकल 25 जो इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल जो एंजॉय कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इम्पीच हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। इसलिए लास्ट में लिखा गया है विद्यार्थी लोग कि फोर्सफुल कन्वर्जन इम्पीच ऑन द फ्रीडम ऑफ कोइंसाइंस गारंटी टू ऑल पर्सन्स ऑफ कंट्री। ऑल पर्सन का मतलब क्या है, फॉरेनर्स एज वेल एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। समझ गए? हाँ, तो ऊपर वाला जो भी हम लोग पढ़े हैं, करेक्ट, फ्रीडम ऑफ कोइंसाइंस पढ़े, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस पढ़े, प्रैक्टिस पढ़े, प्रोपागेशन पढ़े, यहाँ से तो ये बात क्लियर होता है कि आर्टिकल 25 केवल रिलीजियस बिलीफ को ही कवर नहीं करता है, केवल खाली बिलीफ को, डॉक्ट्रिन को, फिलोसॉफी को ही कवर नहीं करता है, एट द सेम टाइम रिचुअल प्रैक्टिस को भी करता है, रिलीजियस प्रैक्टिस को भी करता है ये चीज़। और ये जो अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये नागरिक और नॉन सिटीजन फॉरेनर्स को भी ये अलाउड है, वो भी प्रैक्टिस कर सकता है। बाहर का विदेश का आदमी आए और कोई यदि क्रिश्चियनिटी चर्च में जाना चाहे तो बिल्कुल उसको अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि वो बोल रहा है कि हम ज्यूज़ हैं, हम जुडाइज़म फॉलो करते हैं, हम पारसीज हैं, जोरोस्ट्रिज्म फॉलो करते हैं, हम मुस्लिम हैं, हम इस्लाम फॉलो करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको अधिकार है। समझ गए ना? बट हमेशा से जानते हो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉर कॉमन गुड के लिए, तो यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा आर्टिकल 25 के लिए। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप करो, जो करना है करो, फ्रीडम है रिलीजन का, प्रोफेस करो, प्रैक्टिस करो, प्रोपागेट करो, कोई साइंस रखो, बट पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। और दूसरा चीज़ क्या कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है आपके पार्ट 3 में, वहाँ पे भी कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली ये जो प्रोविजन है सबसे यूनिक बनाता है आर्टिकल 25 को, क्योंकि बाकी किसी भी आर्टिकल में तुमको ये नज़र नहीं आएगा कि अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। आगे भी पढ़ोगे बच्चे लोग, इस तरह का नहीं है कहीं पे, मात्र आर्टिकल 25 ही है जहाँ पे ये कहा गया कि तुम प्रैक्टिस करो। बट जब आर्टिकल 15 से वायलेशन होगा, आर्टिकल 16 से वायलेशन होगा, तो फिर आर्टिकल 15 और 16 जीतेगा, जान लेना, क्योंकि सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। एट द सेम टाइम स्टेट को और भी अधिकार दिया गया, स्टेट को एम्पावर्ड किया गया है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ, है ना, ये एक कह सकते हो कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल इंटरवेंशन है, यानी कि जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है स्टेट इंटरवीन कर सकती है और फिर अपना वापस आ सकती है। स्टेट टू मच इंटरफेयर भी नहीं, अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करेगी। देखो स्टेट कहाँ कहाँ इंटरफेयर कर सकते थे, नंबर 1, नंबर 2 देखो, नंबर ए, नंबर बी देखो। नंबर ए में बच्चे लोग क्या लिखा गया कि रेस्ट्रिक्ट और रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिस। यानी कि रिलीजियस प्रैक्टिस से कुछ भी चीज़ है, जैसे मान लो कि इकोनॉमिक चीज़ जुड़ा हो, फाइनेंशियल चीज़ जुड़ा हो, पॉलिटिकल चीज़ जुड़ा हो या सेकुलर चीज़, कुछ भी चीज़ जुड़ा हो, तो स्टेट एम्पावर्ड है कि स्टेट रेगुलेट कर सकते हो। उसके लिए वो नेसेसरी लॉ भी ला सकती है रेगुलेट करने के लिए, और स्टेट लाई है, कई बार लाई है इस तरह का चीज़। दूसरा क्या है, प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स आर थ्रू ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लास एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। इसमें क्या बोला है कि जो पब्लिक कैरेक्टर का है, जैसे यानी कि जहाँ पे हर कोई लोग जा सकता है, और यदि वहाँ पे किसी क्लास को मना किया जा रहा है, हाँ, और यहाँ पे किस तरह का इंस्टीट्यूशन, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अच्छा, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मतलब केवल हिंदू ही नहीं है, क्योंकि बाय डेफिनेशन जाओगे कि हिंदू का मतलब क्या है कि पारसी जो इंडिया के जो धर्म रहे हैं, भारत के जो धर्म रहे, भारत से जो ओरिजिनेट हुआ है, जैसे भारत से बुद्ध आए हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, सब ये हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर ही आ जाएंगे। यदि मान लो कि कोई गुरुद्वारा किसी वन कम्युनिटी ऑफ सिख को डिवाइड किया जा रहा है, तो स्टेट प्रोएक्टिव मेजर ले सकती है। सिमिलरली मान लो कि किसी मंदिर में ऐसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो स्टेट प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकती है, उसके लिए नेसेसरी लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव एक्शन के साथ वो आ सकती है। तो वही लिखा है कि सोशल वेलफेयर के लिए या हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में यदि कोई तरह का रिफॉर्म चाहिए, बट वो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए, पब्लिक कैरेक्टर का होना चाहिए। पब्लिक इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है कि सबके लिए खुला हो। बात समझे ना? तो यदि कहीं पे भी यदि एक्सक्लूड हो रहा हो कोई भी सेक्शंस ऑफ पीपल, तो उसके फॉर्म में उसके वेलफेयर के लिए स्टेट इंटरवीन कर सकते हैं, और स्टेट कई बार की है ये चीज़।
जानते हो कि भारत में हिस्ट्री रहा है ना, ओपन द टेम्पल फॉर एससी। टेम्पल एंट्री मूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? B.R. अम्बेडकर सर किए थे कि नहीं किए थे? तो अब बिल्कुल वही चीज़ लिखा गया कि आर्टिकल 25 को हमें ब्रॉड वे में समझना होगा, 2 एक्सप्लेनेशन के साथ समझना होगा। वन, वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपांस, जो किरपांस पहनते हैं जानते हो वो सिख रिलीजन के होते हैं। दूसरे जो है हिंदू, यानी कि 2 रिलीजन का बात किया गया है इसमें, यदि 25 देखा जाए तो एक तरफ तुम्हारा क्या है कि सिख रिलीजन को फर्स्ट अलग से सिख रिलीजन कहा गया। अच्छा, हिंदू के अंदर सिख को नहीं डाला गया, सिख अलग है, सॉरी सिख अलग है, और हिंदूज के कॉन्टेक्स्ट में आई एम सॉरी, हिंदू के डेफिनेशन में सभी आ जाएंगे। किरपान पहनने वाले लोग क्या है? सिख्स है। बट जो हिंदू बोला गया है कि ओपन हिंदू टेम्पल्स बोला गया, तो हिंदू के अंदर सब आ जाएंगे, सिख भी आ जाएंगे, जैन भी आ जाएंगे, बुद्धिस्ट भी आ जाएंगे। तो कहने का मतलब, जो फिर से पीछे जाओगे बच्चे लोग, ये जो देखोगे हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वो केवल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन केवल हिंदू के लिए नहीं है एक्चुअली, वो किसके लिए है? सिख के लिए भी है, जैन के लिए भी है, बुद्धिस्ट के लिए भी, और हिंदू तो है ही उसमें खुद, समझे ना? हाँ, सब आ जाएंगे। इस्लाम नहीं आया, क्योंकि इस्लाम इंडिया का ओरिजिन नहीं है, इस्लाम बाहर से आया है। जोरास्ट्रिज्म भी नहीं है, जुडाइज्म भी नहीं है वहाँ पे, जो इंडिया के लैंड से निकला हुआ है, सब हिंदू है वो। बात समझे ना? तो इसका मतलब देखो वही, तो सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी, सही बात है ना? आर्टिकल 25 यूज़ करो, अच्छी बात है, एंजॉय करो, बट पब्लिक मोरालिटी को देखते हुए, पब्लिक ऑर्डर को देखते हुए, हेल्थ को भी देखते हुए, और प्लस जो भी अदर पार्ट 3 में, यानी फंडामेंटल राइट्स में दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि वहाँ पे वायलेशन हो रहा है तो फिर आर्टिकल 25 को फिर वो कर दिया जाएगा, समझे ना? उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट वो उसको जस्टिस देगी, कहेगी कि नो आर्टिकल 15 वायलेट हो रहा है, तो आर्टिकल 15 ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू 25, समझे ना? हाँ, और उसमें देखो सेम चीज़ A और B सेम ही चीज़ लिखा गया है ना, बट यहाँ पे हमें पब्लिक कैरेक्टर को समझना है। पब्लिक यानी कि जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कैरेक्टर, वही पब्लिक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए वो टेम्पल, तभी स्टेट इंटरवीन कर सकती है। यदि मान लो कि घर का तो तुम्हारा मंडप है, तुम अपना घर में मंडप भी रखते हो, तुम्हारा प्राइवेट अफेयर्स है, वहाँ पे यदि दूसरा कोई आदमी आता है, तुम भगा देते हो, तो उस समय जुडिशरी ये नहीं बोल सकता है कि उसका फंडामेंटल राइट शो हो गया। तो इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए? वो पब्लिक कैरेक्टर का होना चाहिए, पब्लिक है ना ऑर्डर का होना चाहिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, वो पॉइंट टू बी नोटेड। तो देखो मामला उठ गया सबरीमाला का। सबरीमाला में इशू देखो, तो सबरीमाला में होता क्या था बच्चे लोग कि वहाँ पे जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया, जो लोग 14 साल 15 साल वाले जो बच्ची हैं, 14-15 साल से लेके 50-55 साल तक, क्योंकि तभी एक्टिव होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और 50-55 साल में ख़त्म हो जाता है। तो इस एज ग्रुप के जो महिला हैं उनको सबरीमाला टेम्पल जाने का इजाज़त नहीं था। अब मैं सबरीमाला टेम्पल केरल का बोल रहा हूँ, केरला का जो सबरीमाला टेम्पल है जहाँ पर लॉर्ड अयप्पा को पूजा जाता है। और लॉर्ड अयप्पा जानते हो कि इनके बारे में बिलीव ये है कि मोहिनी जो अवतार हुआ था विष्णु जी का और शंकर जी, ये दोनों के ही मेल से लॉर्ड अयप्पा का जन्म हुआ है। और लॉर्ड अयप्पा को बहुत पूजा जाता है साउथ इंडिया में, बहुत ही ऑस्पिशियस गॉड माना जाता है इनको। तो कहा जाता है कि जो 15 साल से लेके 55 साल या 50 से 55 साल के एज ग्रुप वाले महिलाएं वो नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ब्रह्मचारी स्टेज में जो हैं लॉर्ड अयप्पा, वो क्या होगा, वायलेट हो जाएगा। इसलिए यहाँ के जो बोर्ड है, त्रावणकोर जो बोर्ड है, जो चलाती है, क्योंकि आर्टिकल 26 ये भी इजाज़त देता है कि आप अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आप स्वयं अपने तरीके से चला सकते हो। तो ये इशू पहुँचा, ये ओल्ड एज प्रैक्टिस है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा। और सुप्रीम कोर्ट में 5 जज का बेंच बैठा, और 5 जज के बेंच ने 4-1 से फैसला दिया है कि गलत प्रैक्टिस हो रहा है सबरीमाला में। अब ये जो महिला है मेनाकर्ष से मेनापॉज तक, यानी कि 14-15 साल से जो स्टार्ट होता है 50-55 साल तक जो महिला का मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्टिव होता है वो नहीं जा सकती। ये अपने आप में आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 16 का, आर्टिकल 14 का 15 का वायलेशन है। आ रहा है समझ में बच्चे लोग? तो देखो यहाँ पे तो मेजोरिटी ओपिनियन में 4-1 से क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिस जहाँ पर महिलाओं को इस एज ग्रुप वाले महिलाओं को नहीं जाना देता, वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गलत चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कंडेम किया कि इस तरह का जो प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं हेजेमोनिक पैट्रियार्की को दिखाता है कि यहाँ पे मेल डोमिनेटेड है, मेल डिसाइड कर रहा है कि किसको जाना है नहीं जाना है, ये गलत चीज़ है। तो इसलिए फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू पैट्रियार्कल माइंड सेट। समझ गए ना बच्चे लोग?
कोर्ट ने ये भी बात कहा कि देखिए ये जेंडर के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। एक तो हम समझते हैं कि आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ RRSCP है ना, सेक्स के नाम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि जो 14 साल से नीचे वाले जो बच्चे लोग हैं जिसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्टिव नहीं है वो फिर जा सकता है, और फिर 55 साल से ऊपर वाले जो महिला है जिसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो गया वो जा सकती है। यानी कि आपने जेंडर के अंदर ही बायसनेस ला दिया, गलत चीज़ है ये। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल फैक्ट एक्सक्लूसिव टू वन जेंडर इज अ फीमेल, और ये कहीं ना कहीं वायलेशन है। आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है, राइट टू डिग्निटी का भी हो, समझे। राइट टू डिग्निटी जानते हो, मनेका गांधी केस के बाद बॉडी का मतलब केवल बॉडी ही नहीं है, वो डिग्निटी भी होना चाहिए। तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है, और राइट टू इक्वलिटी यानी कि आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है। तो इससे पहले 27 साल पहले केरल हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ये सबरीमाला में जो ये महिलाओं का जो एज ग्रुप है, ये महिलाओं का जो लगभग 14-15 साल से लेकर 50-55 साल तक जो परमिशन नहीं दिया था वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, केरल हाई कोर्ट में। बट केरल हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, टर्न कर दिया, चेंज कर दिया। और उस समय हाई कोर्ट ने कहा था, फिफ्थ बता रहे पॉइंट बच्चे लोग, उस समय हाई कोर्ट ने कहा था केरल हाई कोर्ट ने कि जो लॉर्ड अयप्पा है वो नास्तिक ब्रह्मचारी है, ठीक है। जब नास्तिक ब्रह्मचारी है तो कोई यंग वुमेन आएगी जिसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्टिव है उस पीरियड में है, तो वो आएगी तो कहीं ना कहीं उनका जो सेलिबेसी है, ब्रह्मचारी है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोग सब नहीं पहुँचे, क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने भी फैसला सुनाया था, तो ऐसे नहीं सुनाया था। लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स, बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस का किताब होता पढ़ के उन्होंने फैसला सुनाया था ये चीज़। बात समझ पा रहे हो ना। तो देखो, अब देखो आर्टिकल 25 बिल्कुल हम लोग बात कर चुके हैं। आर्टिकल 25 क्या है, उसमें देखो आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्लॉज बी में भी ये भी लिखा है कि स्टेट फर्दर इंटरवीन भी कर सकती है, लेजिस्लेशन भी ला सकती है वेलफेयर के लिए, सोशल इंटरेस्ट के लिए। आर्टिकल 26 भी हमारे पास प्रेजेंट है, जो कि आने वाले समय में पढ़ोगे तुम लोग। इसमें क्या कहा गया कि आर्टिकल 20 के एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, जो भी रिलीजियस टेम्पल सब है, हाँ, ट्रस्ट है, जो भी चीज़ है, वो पूरा इजाज़त है कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, और वो चला सकता है, अपना रिलीजियस मैटर खुद ही चला सकता है, स्टेट कोई भी इंटरवीन नहीं करेगी, बट सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। यहाँ पे नहीं है कि अदर प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे नहीं है बच्चे लोग। इसलिए आर्टिकल 25 इज़ वेरी यूनिक, क्योंकि दूसरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होना चाहिए आर्टिकल 25 को एंजॉय करते वक्त। आर्टिकल 26 में तुमको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। अच्छा, आर्टिकल 25 इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, बट आर्टिकल 26 तुम्हारा कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कहाँ की जहाँ पे तुम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर रहे हो। जब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर रहे हो, अपने हिसाब से चला रहे हो, तो यानी कि तुम कलेक्टिवली बात कर रहे हो, क्योंकि एक आदमी तो आएगा नहीं वहाँ पे तो बहुत सारे लोग होंगे। तो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में ये सबसे बड़ा अंतर है कि 25 क्या है, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ राइट का बात करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन का बात करता है। आर्टिकल 26 कलेक्टिव रिलीजियस प्रैक्टिस का बात करता है, समझे ना। आगे देखो, आर्टिकल 14 जानते हो बच्चे लोग कि इक्वल प्रोटेक्शन लॉ है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और आर्टिकल 15 भी जानते हो कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 तुम लोग जान चुके हो कि क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, आर्टिकल 25(1) भी जान चुके हो कि क्या क्या चीज़ कर सकते हो, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कोइंसाइंस, है ना, ये सभी चीज़। आर्टिकल 26 भी जान चुके हो तुम लोग, क्योंकि जब फैसला सुनाया जाएगा तो ये सभी आर्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे विद्यार्थी लोग, समझे ना। आगे देखो, तो पहले हमें ये समझना होगा कि केरल में एक रूल्स कह सकते हो, लेजिस्लेशन कह सकते हो, रूल्स कह सकते हो, एक रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से ही एक्चुअली सबरीमाला टेम्पल में प्रैक्टिस हो रहा था सभी चीज़। तो ये क्या है, रूल 3B ऑफ केरल हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, जो भी रूल्स बनाया गया वहाँ के लिए 65 का रूल्स है, 1965 का, कि वुमेन हु आर नॉट बाय, यानी कि महिला जो कस्टम के हिसाब से फिट नहीं है या रीति रिवाज के हिसाब से फिट नहीं है, तो उसको कोई भी टेम्पल, यदि पब्लिक वर्शिप का भी टेम्पल हो तो उसको जाने का अधिकार नहीं है, सिंपल। तो ये अपने आप में कह सकते हो कि ये अपने आप में जो रूल्स है सरकार का गलत है, कि इसमें डायरेक्ट स्टेट मना कर रहा है, वो भी पब्लिक कैरेक्टर वाला टेंपल में जाने का। तो इस रूल्स के हिसाब से देखें तो देखो, वही जहाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है वही 10 साल से लेके, वही मैं 14 साल बोल रहा था क्योंकि 14 साल में ही एक्टिव होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो बट ब्रॉडली कह सकते हो कि 10 साल से लेकर 50-55 साल तक के महिला को जाने का कोई अधिकार ही नहीं है, इधर रूल्स के हिसाब से भी देखोगे। और त्रावणकोर जो बोर्ड है जो चलाता है आर्टिकल 26 का यूज़ करके, जो लॉर्ड अयप्पा वाला जो टेम्पल है, सबरीमाला टेम्पल, वही मेंटेन करता है। तो उन्होंने भी वही कहा कि देखिए नास्तिक ब्रह्मचारी है, वो सेलिबसी वाला स्टेज में है। यहाँ पे बात पेटाई के माइंड सेट का नहीं है, क्योंकि हमारे जो देवता हैं खुद सेलिबसी स्टेज में है।
यदि महिलाओं को हम आने देंगे तो उनका जो ये पेनेंस है, ऑस्टेरिटी है, जो इतना बर्दाश्त करके वो तपस्या करे, वो टूट जाएगा, सेलिबेसी टूट जाएगा। समझे? आर्टिकल 26B में बता चुका हूँ बच्चे लोग तुम लोग को। तो त्रवणकोर बोर्ड का क्या दलील है? वो बोला कि देखिए ऐसा है कि एक्सक्लूजन जो किए हैं, एक तो पैट्रिकल माइंडसेट का बात नहीं है वो, दूसरी बात है कि 41 डे का पेनेंस करना पड़ता है। 41 डे महिलाओं को व्रत रहना पड़ता है और बहुत तगड़ा व्रत है, तो वो उस एज ग्रुप वाली महिला लोग नहीं कर पाएगी, वो बहुत दिक्कत हो जाएगा उन लोग को। तो पीपल फ्रॉम ऑल वर्क्स, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, एवरी क्रिटिकल कास्ट के रिलीजन वाले लोग आते हैं, ऑफर करते हैं। अब बोर्ड ने कहा कि देखिए ये फिजियोलॉजिकल चीज़ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि महिला लोग 41 डेज तक व्रत करेगी तो वो ठीक नहीं है। हाँ, हम पैटियाई के माइंडसेट वाले नहीं हैं, हम बस सबरीमाला जो डेटी है वो हमारे ब्रह्मचारी स्टेज में है, वो है ना, नास्तिक ब्रह्मचारी है, सेलिबेसी स्टेज में, हम वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसी चीज़ के लिए लॉर्ड अयप्पा जाने जाते हैं। ठीक है, अपना दलील है, ठीक है, अपना दलील है जी। हाँ, तो मगर दिक्कत क्या है कि पब्लिक कैरेक्टर का बात होगा तो फिर स्टेट आएगा ना, स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा। और जो लॉर्ड अयप्पा जो टेम्पल है वो तो पब्लिक कैरेक्टर का ही है, क्योंकि कितने लोग आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट देखो इस पर क्या बोलता है। सुप्रीम कहा कि देखो कैसे तुम कह सकते हो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्राइवेट है, तुम्हारा कैसे रूल्स और रेगुलेशन लग सकता है जी। तो तुम बोलो कि नास्तिक ब्रह्मचारी है वो, इस ग्रुप के लोग नहीं आ सकते हैं। हाउ कैन यू से दिस? तुम तो पैसा सबसे लेते हो, है ना। दे आर अलाउड, यानी कि इंस्टीट्यूशन तो पूरा खुला हुआ है, कलेक्ट मनी फ्रॉम पब्लिक इन द नेम ऑफ वेरियस गॉड, भगवान के नाम पे मंदिर खुला रहता है, लोग चंदा देते हैं, उसी चंदा से चलता है वो पब्लिक कैरेक्टर वाला चीज़, यानी कि टेम्पल्स। द प्रिविलेज कैन नॉट बी एक्सटेंड टू अ प्लेस ऑफ वर्शिप। बताओ ये प्रिविलेज तुम्हारा वर्शिप में थोड़ी चलेगा, क्योंकि जो भगवान है वो कमोडिटी नहीं है, प्राइवेट कमोडिटी नहीं है किसी का, ठीक है। वो उसको खरीदा नहीं जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता, इस तरह जैसे बात कर रहे हो। डिमांड फॉर द राइट टू प्राइवेसी इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप विल इम्प्लाई, यानी कि बताओ तुम अभी यहाँ पे किसी सेक्शन को आने दे रहे हो, किसी सेक्शन को नहीं आने दे रहे, ये तो गॉड का प्राइवेटाइजेशन हो गया। गॉड कब प्राइवेट हो गया बताओ जरा? गॉड पब्लिक इंटिटी है। गॉड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइडिया ऑफ पब्लिक इज गॉड बाय डिफिनेशन इज गॉड अपने आप में है कि गॉड सबके हैं। गॉड का डेफिनेशन ये भगवान सबके हैं, जो भी गया भगवान के दरबार में सबको भगवान ने ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया। तो बाय डेफिनेशन ही गॉड क्या है? पब्लिक है, एक्सेसिबल टू ऑल है। कैसे तुम मना कर सकते हो यार? कैसे इस एज ग्रुप वाले महिला लोग को तुम मना कर सकते हो? भगवान सबके हैं, प्राइवेट एंटिटी तो हो ही नहीं सकते भगवान। इज ओनली बिकॉज गॉड इज ए प्रिंसिपल अवेलेबल टू ऑल, क्योंकि गॉड एक अपने आप में एक ऐसा डॉक्ट्रिन है, एक अपने आप में ऐसे प्रिंसिपल बेस्ड है जो कि सबके लिए बराबर है, इक्वल फुटिंग है, इक्वल टर्म्स है, सबके लिए बराबर है। बात सही है ना? ये सुप्रीम कोर्ट का बातचीत है, सुप्रीम कोर्ट ने ये इस तरह का बात रखा है अपना। आगे देखो, तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वही कैनट बी प्राइवेट। गॉड मे बी इन हाउस इन टेम्पल, टेम्पल में गरबा गिरा में रखा जाएगा, बट कैनट बी इन प्रिजन और रिस्ट्रिक्टेड। मगर प्राइवेट स्पेस में अकेला ऐसा नहीं कि 2 आदमी आके मिल सकता है, 3 आदमी मिल सकता है। गॉड को रखने भले ही गरबा गिरिया में रखा जाएगा, अंदर प्राइवेट एकदम एक सेक्रेट प्लेस बना के रखा जाता है, वो तरीका है गॉड का, बट दैट डज मीन कि वो प्राइवेट स्पेस में ही हमेशा रहेंगे। मतलब लोग आके मिल सकते हैं। गॉड कोई एंटिटी नहीं है जिसको तुम प्राइवेटाइज करो, या कोई इंडिविजुअल उसको कंट्रोल करे, या कम्युनिटी कंट्रोल करे, या डोमिनेंट वाले जो पीपल है वो कंट्रोल करे। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कर सकते हो, गॉड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। नो वन क्लेम कॉपीराइट ओवर द गॉड। क्या गॉड के ऊपर कोई कॉपीराइट कर सकता है क्या? खाली हम बोल सकते हैं कि हम शिव जी को पूजते हैं, हम ही पूजेंगे, तुम मत पूजो। ऐसा कभी गॉड के ऊपर तुम कॉपीराइट्स कर ही नहीं सकते हो। इवन रिचुअल्स कैन नॉट बी प्राइवेट, यानी जो रिचुअल्स हो वो भी प्राइवेटाइज नहीं हो सकता है, वो भी कॉपीराइट नहीं हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो रिचुअल्स हम करते हैं गॉड को खुश करने के लिए कर रहे होते हैं, गॉड के लिए कर रहे होते हैं, है ना। यदि मैं सबरीमाला का बात करूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, यदि मैं सबरीमाला का बात करूं, इज अ वर्शिप इन कंट्रीज विद काउंटलेस टेम्पल। बहुत सारा टेम्पल है, सबरीमाला जैसा टेम्पल है। सबरीमाला का बाहर भी बहुत सारा टेम्पल है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है, नीचे कितना है। तो वहाँ तो कोई इस तरह का कोई बैन नहीं है, वहाँ पर भी तो लॉर्ड अयप्पा होंगे, वहाँ तो लोग जाते हैं, यहाँ पे क्यों बैन है? वेर वुमेन ऑफ प्रिस्क्राइब एज एंटर, इस तरह का एज जो 10 साल से लेकर 50-55 साल वाले महिला लोग जाते हैं। लॉर्ड अयप्पा टेम्पल है बाहर, सबरीमाला से ही बाहर बहुत सारा है भारत में। तो इज ऑल्सो वर्शिप्ड बाय वुमेन, यानी कि इस एज ग्रुप वाले भी लोग करते हैं, और कोई उनका ब्रह्मचारी वो नहीं होता, ब्रह्म जो सेलिबेसी स्टेज है कोई डिस्टर्ब नहीं होता है बाकी जगह पे। सुप्रीम कोर्ट का अपना देखो मानना। तो मोर ऑन द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे लोग,
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, गॉड के बारे में ही बोला कि गॉड क्या है, एसेसेबल टू ऑल, डिवाइन पावर, है ना। तो वन साइड वी प्रे टू गॉड। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या, एक तरफ हम माता को पूछते हैं, गॉडेसेस, माँ जगदम्बा, दुर्गा, काली, सबको पूछते हैं, सरस्वती माता को पूछते हैं, और एक तरफ वही जो जिस माता को पूछते हैं उन्हीं का जो वंशज है, महिला है, महिला को हम रिस्ट्रिक्ट भी करते, कहते कि ये इम्प्योर है। ये कैसे हो सकता है? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना, ये तो हिपोक्रेसी हो गया ना कि आप महिला को पूज भी रहे हो, एट द सेम टाइम महिला को आप मना भी कर रहे हो कि आप टेम्पल नहीं जा सकते क्योंकि तुम इम्प्योर हो। गलत चीज़ है ये तो डुअलिस्टिक अप्रोच हो गया ना। ये तो पूरा पैट्रियार्की माइंडसेट दिखाता है कि रिलीजन के अंदर कितना मेल डोमिनेटेड वाला हेजेमनी है, मेल डोमिनेटेड वाला चीज़ आ चुका है। ये इस तरह का संकेत देता है एज पर द सुप्रीम कोर्ट। द बैन एग्जैक्ट मोर प्योरिटी फ्रॉम द मैन, हाँ, बैन एग्जैक्ट मोर प्योरिटी फ्रॉम वुमेन देन मैन, यानी कि ये जो इसका मतलब क्या हो कि मैन ज़्यादा प्योर है। अब तुम मैन को प्योर बोल रहे हो और वुमेन को इम्प्योर बोल रहे हो और वुमेन को जानने नहीं दे रहे हो उस एज ग्रुप का, तो क्या मैसेज है जी? सही है, तो कहीं ना कहीं तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि जो महिलाओं का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बहुत नेचुरल है, भगवान नहीं बनाया वो चीज़। जो भगवान बनाए तो भगवान क्यों मना करेंगे उनको? अब देखो पॉइंट भी देखना है बच्चे लोग, चौथा पॉइंट देखो पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सक्लूजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फ्यूचर लाइक मेंस्ट्रुएशन आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किसी जेंडर को उसका जो फिजियोलॉजिकल जो फीचर्स है वो नेचुरल प्रोसेस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नेचुरल प्रोसेस ना। अब उस चीज़ को लेके तुम उसको डिवाइड कर रहे हो कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गलत है, ये गलत है, ये गैर संवैधानिक है। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, वो जेंडर के अंदर खुद डिस्क्रिमिनेशन, ये तो महिलाओं के डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो उस समय देखो अभी जो रिसेंट में जो डॉक्टर चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस थे, उस समय वो 5 जज बेंच में बैठे हुए थे वो भी। तो डॉक्टर चंद्रचूड़ ने कहा था कि देखो एस्पेक्ट टू ट्रीट वुमेन एज अ चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड वाज ए ब्लिंक एट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो महिलाओं देख रहे हो ना कि कितना बड़ा बात बोले हैं कि ट्रीट वुमेन एज अ चिल्ड्रन, यानी कि भगवान ने सबको बनाया, तो भगवान लड़का लड़की दोनों ही, लड़का लड़की दोनों ही बराबर हुआ ना भगवान के सामने में। तो महिला लेसर चिल्ड्रन है और मेल बिगर चिल्ड्रन है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये अपने आप में गलत बात है। ट्रीट वुमेन एज अ चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड वाज ए ब्लिंक एट द, ये अपने आप में संविधान के लिए ना एक बहुत गलत चीज़ है कि भगवान है ना, महिला सब भगवान के बच्चे नहीं हैं या कम बच्चे हैं और पुरुष लोग बड़े बच्चे हैं, तो ये गलत है। ये अपने आप में एक तरह से अनटचेबिलिटी है, क्योंकि उस एज ग्रुप वाले को तो आप घुसने नहीं दे रहे हो, तो ये अपने आप में वन फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी है। समझ गए बच्चे लोग? देखो तो मेजोरिटी ने कहा है कि जो रूल था केरल हिंदू पब्लिक प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप का, ये क्या है कि अल्ट्रा वाइज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जो प्रोविज़न है उसके खिलाफ है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर चंद्रचूड़ का रिमार्क देखो क्या क्या उन्होंने कहा है, बहुत सुंदर बात कहा है इन्होंने, लॉजिक है इनके बात पे। देखो क्या बोलते हैं कि क्या गजब बात, द लॉजिक बिहाइंड द बैन वाज दैट प्रेजेंस ऑफ वुमेन डिविडेड मैन फ्रॉम सेलिबेसी। क्या गजब बात है, यानी कि महिला इधर जाएगी तो जो पुरुष का जो सेलिबेसी वो भरम वो खत्म हो जाएगा। ये क्या लॉजिक है? इसका मतलब यही ना हुआ कि मैन का सेलिबेसी का बर्डन तुम महिला के ऊपर डाल रहे हो, यानी कि मैन तब तक सेलिबेसी स्टेज में नहीं जा सकता जब तक महिला ना हो, यदि महिला आ गई तो सेलिबेसी खत्म हो गया। ये तो कहीं ना कहीं तुम गलत चीज़ है। देखो लॉजिक बिहाइंड द बैन वाज दैट प्रेजेंस ऑफ वुमेन डिविडेड मैन फ्रॉम सेलिबेसी, दिस वाज प्लेसिंग द बर्डन ऑफ मैन सेलिबेसी, यानी कि मैन का जो सेलिबेसी है उसका जो बोझ तुम महिला पे डाल रहे हो। ये कहीं ना कहीं महिलाओं को स्टिग्माइज कर रहे हो कि महिला दूषित चीज़ है, और स्टीरियोटाइप अटैच कर रहे हो इसके साथ कि देखो महिला जाएगी तो सेलिबेसी खत्म हो जाएगा मेल का, भगवान का। तो भगवान का जो मेल का जो सेलिबेसी हो किसी भी रूप में फीमेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये कहने का मतलब है इनका। इंडिविजुअल डिग्निटी ऑफ वुमेन कुड नॉट बी एट द मर्सी ऑफ, बताओ मॉब जो फैसला लेगा उसी हिसाब से महिला को डिग्निटी मिलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि जो आदमी सोचे वो मोरालिटी हो, है ना। लीगल मोरालिटी और पब्लिक मोरालिटी में भी अंतर होता है बच्चे लोग, संविधान के हिसाब से होना चाहिए। मॉब जो आदमी जो सोचता है, अधिकतर आदमी, जरूरी नहीं कि वो सच्ची हो। तो मोरालिटी वॉज नॉट एफिमेबल, एफिमेबल मतलब मोरालिटी 10 दिन का चीज़ नहीं है या 20 दिन का, ये कम वक्त का चीज़ नहीं है, ये सदाबहार का चीज़ है। मोरालिटी ऑलवेज शुड बी गुड, समझे ना। मोरालिटी कोई एफिमेरल नहीं है, इट ट्रांसेंड बायोलॉजिकल, यानी कि बायोलॉजिकल और जो फिजियोलॉजिकल बैरियर से कई ऊपर का चीज़ है ये मोरालिटी,
ठीक है, भले ही तुम मना करते रहो, बोलो कि लड़की का मेंस्ट्रुएशन, उसे कोई लेना देना नहीं है। मॉरलिटी हमेशा कहता है कि लड़की को भी मंदिर जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑल आर इक्वल्स। ये डॉक्टर चंद्रचूड़ का वर्ड्स है। हाँ, मैं जानते हूँ कि 4-1 से हुआ था फैसला, 4-1 से फैसला हुआ था। इंदु मल्होत्रा जानते हो इनके बारे में, वो भी एक जज थी उसमें, और इन्होंने बहुत अलग फैसला दिया। एक महिला थी, मगर इन्होंने 1 में दिया है कि नहीं, महिला को नहीं मिलना चाहिए। ये महिला जज हो के इन्होंने क्या कहा, महिला को नहीं मिलना चाहिए, तो इसका मतलब कुछ तो होगा लॉजिक इनका भी। इन्होंने कहा है कि देखो कि सी हेल्ड दैट डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन एसेंशियल प्रैक्टिस इन रिलीजन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय जज ऑन द बेस ऑफ देयर पर्सनल व्यू पॉइंट्स। सभी जज का अपना पर्सनल व्यू पॉइंट्स हो सकता है, ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बैठ के तुम डिसाइड करोगे कि उसका क्या रिलीजियस प्रैक्टिस होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? रिलीजियस प्रैक्टिस तो शताब्दी से चल रहा है, तो अपना पर्सनल व्यू पॉइंट नहीं हो सकता किसी का रिलीजियस प्रैक्टिस से। सब यहाँ बैठ के हम फैसला इस तरह नहीं दे सकते हैं। एसेंशियली ए रिलीजियस प्रैक्टिस और कस्टम हैज टू बी डिसाइड बाय विद रिलीजन। खुद डिसाइड करेगा कि उसका रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, उसका कस्टम क्या होना चाहिए। 4 दीवारी में एसी में बैठ के हम लोग फैसला दे रहे हैं, अपना अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये अपना पर्सनल फेथ का बात है। इंडिया में डाइवर्स फेथ है। हाँ, इन्होंने कहा कि डाइवर्स फेथ है। सी ऑब्जर्व दैट द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन वाज, आर्टिकल 25 में लिखा गया कि जो भी उसको है ना प्रैक्टिस करना है, अपना बिलीव रिचुअल वो कर सकता है, और वही तो कर रहा है वो। और शताब्दी का चीज़ है, यहाँ से बैठ कर हम फैसला सुनाएंगे। अपना व्यू पॉइंट, पर्सनल व्यू पॉइंट रखने से क्या फायदा है? सबरीमला टेम्पल तो कोई स्टेट कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा थोड़ी जा रहा है, वो तो खुद मेंटेन कर रहा है। यदि कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया जाता तब यहाँ से पकड़ होता है स्टेट का, वो तो खुद ही अपना मेंटेन कर रहा है। बात समझे? तो हाउ टू व्यू दिस जजमेंट, यानी कि पूरा देखोगे तो कैसे इसको ओवरऑल 4-1 से आया है बच्चों। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक संकेत है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान हमारा बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये एक प्रोग्रेसिव रिलाइजेशन ऑफ राइट्स है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नो, मिलना चाहिए। प्रोग्रेसिव रिलाइजेशन ऑफ राइट्स का मतलब क्या है कि जैसे संसाधन होगा और उतना ही हम कोशिश करें कि लोगों को अधिक से अधिक राइट्स दें। जैसे देखो सेक्शन 377 का बहुत सारा चीज़ को नल एंड वॉइड कर दिया गया ना, और अभी होमोसेक्सुअलिटी को भी बहुत फ्रीडम दे दिया गया, LGBT कम्युनिटी को, तो वो भी एक एग्जाम्पल है प्रोग्रेसिव रिलाइजेशन ऑफ राइट्स, यानी कि राइट्स अधिक से अधिक राइट्स देना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो संविधान इसलिए क्या है, डायनेमिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो लगातार नागरिक का राइट्स वो दे रहा है, लगातार दे रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इट डिराइव्स इस स्ट्रेंथ फ्रॉम द सेंट्रलिटी इट अकॉर्ड्स टू, हाँ, और वहीं से फंडामेंटल राइट से ये सब चीज़ डिराइव करता है, क्योंकि संविधान का जो सबसे खास बात है वो फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स में जितना ही थॉट प्रोसेस बेस्ट हो, उतना ही नागरिक को अधिकार मिलते चला जाएगा, उतना ही नागरिक सशक्त हो, एम्पावर्ड होते चला जाएगा। द एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस डिड नॉट पास द एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जो भी आपने डिवाइड कर दिया, लोगों को सबरीमला टेम्पल में जाने से मना कर दिया, या जो भी इस तरह का प्रैक्टिस हो रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भी है ना, उसमें भी उसको गुजरना होगा वहाँ से। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से वो गलत है तो फिर गलत हो जाएगा, भले ही रिलीजियस प्रैक्टिस कुछ भी करो, क्योंकि आर्टिकल 25 के अंदर ये बात है कि सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, यानी कि अदर प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बात है ना जी, हम ओवरऑल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का 4-1 से जो जजमेंट है, कहीं ना कहीं ये नागरिक के अधिकार में है, नागरिक का जो प्रोग्रेसिव राइट्स है उसी का बात किया गया है। और एट द सेम टाइम देखो, इट इज़ इनकम्पिटेबल विद डिग्निटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबर्टी एंड डिनायल ऑफ इक्वलिटी टू ऑल ह्यूमन बींग्स। यदि इस तरह का प्रैक्टिस जो डिग्निटी के खिलाफ हो, हाँ, लिबर्टी के खिलाफ हो, और इक्वलिटी ह्यूमन बींग्स को ना मिले, तो संविधान तो उसको अपने आप से देख लेगा ना, फिर संविधान तो न्याय देगा उसको, जो बात है। तो ये जजमेंट से यही निकल के आता है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है बच्चे लोग, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू स्टैंड ओवर, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है सबसे ऊपर का चीज़ है। चाहे कोई भी रिलीजियस फेथ का हो, कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस करो, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, सबसे ऊपर फंडामेंटल वैल्यूज है। क्लेम फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम द रिलीजियस वर्शिप इज सबऑर्डिनेट, यानी कि अब तुम क्या कर रहे हो कि महिलाओं को जाने नहीं दे रहे हो, इसका मतलब क्या कि तुम जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, लिबर्टी, डिग्निटी, इक्वलिटी, उसको ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है, नहीं हुआ इसका मतलब। तो इस तरह का जो एक्सक्लूशनरी प्रैक्टिस है जो मंदिर सब में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है, वो कॉन्ट्ररी है। इट इज़ विद द स्पिरिट ऑफ टाइम्स, इट एक्सपांड द राइट एंड फ्रीडम गारंटी, यानी कि इसलिए
इन लोग को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है और इन लोग को पूरा इजाज़त है कि सबरीमाला टेम्पल में घुस सकते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि इस समय का डिमांड है कि अब नहीं होना चाहिए, इस तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए, है ना, राइट्स मिलने चाहिए, गारंटी जो संविधान में मिलता है इन लोग को, तो अब इन लोगों को मिलना ही चाहिए वो चीज़। डैट इज़ द क्रक्स। समझे? मगर सवाल ये है कि चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना 4-1 से बहुत तगड़ा जजमेंट दिया, बट सवाल ये है कि जब एक हिंदू टेम्पल में ऐसा हो रहा है तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं इंडिया में, क्रिश्चियन चर्च हैं, गिरजाघर है ना, मस्क है, वहाँ पे भी तो इस तरह का प्रैक्टिस हो रहा है। कई ऐसे भी टेम्पल है जहाँ पे मेल को भी जाना मना है, अब तो मेल आप पिटिशन करे बैठ के, तो इससे तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों मच जाएगा इससे में। तो वही देखो, सेवरल सच इंसिडेंट मे क्रॉप इन द फ्यूचर, इस तरह का इंसिडेंट बहुत सारा आ जाएगा। और जबकि कंट्री ये डाइवर्स बिलीव और कस्टम से जाना जाता है, अलग अलग बिलीव से, अलग अलग रिचुअल्स है इस कंट्री में। व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर टू डिफरेंट, जो अलग अलग मानने वाले लोग सब अलग अलग धर्म के, वहाँ पे भी तो बहुत इस तरह का इशू चलता है। क्या होगा फिर? अलग अलग टेम्पल में, अलग अलग गिरजाघर में, अलग अलग मस्क में जो चल रहा है, बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिस, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम में भी तो बहुत गलत होता है, बहुत सारा चीज़, उसका क्या होगा फिर? इक्वलिटी डॉक्ट्रिन जो आर्टिकल 14 में लिखा गया है, क्या वो ऑलवेज ओवरराइड कर देगा आर्टिकल 25 को? जबकि आर्टिकल 25 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपागेट करना, तो फिर आर्टिकल 25 का मतलब क्या रह गया फिर? हाँ, देयर इज ओपिनियन दैट कोर्ट शुड इंटरवीन। हाँ, यहाँ पे एक ओपिनियन ये भी आता है कि कोर्ट तभी इंटरवीन करे, सुप्रीम कोर्ट जैसा कोर्ट, जब वहाँ पे कोई सोशल इविल्स प्रैक्टिस हो रहा हो, ऑपरेसिव सोशल इविल, तभी करे, ना बल्कि रिलीजियस प्रैक्टिस में कोई करे, क्योंकि रिलीजियस जो प्रैक्टिस है वो सेंचुरी ओल्ड चीज़ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कोई देवादासी सिस्टम चल रहा है कहीं पर, अनटचेबिलिटी टाइप का कोई चीज़ चल रहा है, तो उस तरह का यदि ऑपरेसिव सोशल इशू चल रहा है, इविल चल रहा है, तभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सब इंटरफेयर करे। इफ नोशन ऑफ रैशनैलिटी आर इन्वोक, यानी कि आप जो लॉजिक का बात करते हो रिलीजन में लॉजिक लाने का बात करते हो, तो ऐसे तो कोर्ट में ऑलरेडी केसेस है, पिटिशन, पूरा पिटिशन से भर जाएगा कोर्ट, सब लोग आ जाएगा दौड़ते हुए PIL फाइल करने के लिए। इसलिए इन नोशन ऑफ रैशनैलिटी आर इन्वोक्ड इन मैटर्स ऑफ रिलीजन बाय द कोर्ट्स, देन वेयर इज द एंड? एंड कहाँ रहेगा? खाली PIL पे PIL आएगा, एंड परमिटिंग सच टाइप ऑफ PILs इन रिलीजियस मैटर वुड ओपन द फ्लड गेट्स, तो पूरा भर जाएगा PILs। यदि कोर्ट इस तरह इंटरवीन करे तो बाकी वाला फिर मंदिर का आदमी आएगा, फिर चर्च का आदमी आएगा, फिर अलग संप्रदाय के लोग आएंगे, तो इससे दिक्कत हो सकता है। मैं जो भी हो, जजमेंट तो बहुत तगड़ा है सुप्रीम कोर्ट का 4-1 से, ठीक है, दैट्स इट, कंप्लीटेड।